Hi everyone, this is Kirti Tiwari and in this video we are going to discuss literary terms by revision book Dr. Ranjit Singh जिसके हमने 80 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे एंड टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम 81. क्वेश्चन नंबर 81 है हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ क्रिटिसिज्म. सो एरिस्टोटल इज़ नोन एज द फादर ऑफ क्रिटिसिज्म. एरिस्टोटल को फादर ऑफ क्रिटिसिज्म के रूप में जाना जाता है. Aristotle has been called the father of logic, the father of biology, the father of political science, the father of zoology, the father of embryology, the father of natural law, the father of scientific method, the father of rhetoric, the father of psychology, the father of realism and the father of meteorology. ठीक है, तो न केवल क्रिटिसिज्म के फादर के रूप में इन्हें जाना जाता है बल्कि बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जिनका फादर इन्हें माना जाता है. बहुत सारे हम लोग सब्जेक्ट पढ़ते थे ना, जैसे पॉलिटिकल साइंस पढ़ते थे या कुछ बायोलॉजी पढ़ते थे या जूलॉजी पढ़ते थे, तो सबसे पहले यही क्वेश्चन होता था कि फादर हु इज़ द फादर ऑफ दिस. सो अरिस्टोटल बहुत से सब्जेक्ट हैं जिनके इनको फादर के रूप में इनको जाना जाता है, क्योंकि ये ऐसे बुद्धिजीवी हैं जो लाखों करोड़ों लोगों में एक होता है, ऐसे बुद्धिजीवी ये थे. और क्रिटिसिज्म होता क्या है? वैसे क्रिटिसिज्म है ना, किसी भी जैसे ये पॉलिटिकल साइंस हैं उसके फादर हैं, ठीक है, तो उसके जो गुण हैं, उसके दोष हैं, उसके बारे में मतलब इक्वली दोनों चीज़ों को ये बताएंगे कि इसके क्या गुण हैं, इसके क्या दोष हैं, मूल्यांकन करना, इक्वली उसके गुण और उसके दोषों को मापना, इसी को क्रिटिसिज्म कहते हैं. तो ये फादर ऑफ क्रिटिसिज्म है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82. हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म. ठीक है, हमने ऊपर देखा था क्वेश्चन कि फादर ऑफ क्रिटिसिज्म, केवल फादर ऑफ क्रिटिसिज्म, क्योंकि ये केवल ये तो है नहीं कि इंग्लिश के फादर हैं, ये बहुत सारी चीज़ों के फादर के रूप में एरिस्टोटल को जाना जाता है. क्वेश्चन नंबर 82 में ये पूछा जा रहा है कि फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म. ठीक है, ये फादर ऑफ क्रिटिसिज्म है एरिस्टोटल एंड फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म जॉन ड्राइडन है. सो आपका जो आंसर है वो हो जाएगा जॉन ड्राइडन. जॉन ड्राइडन इज नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म. ठीक है, फादर ऑफ क्रिटिसिज्म आए तो एरिस्टोटल एंड फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म आए तो जॉन ड्राइडन. ठीक है, जॉन ड्राइडन 1631-1700 was an English poet, literary critic, translator and playwright who was appointed England's first poet laureate in 1668. फर्स्ट पोइट लॉरिएट भी हैं ये इंग्लैंड के, जिन्हें 1667 में इनको पोइट लॉरिएट बनाया गया था एंड ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म. ओके, नेक्स्ट है 83. Who defined the term deconstruction variously throughout his career. डिकन्स्ट्रक्शन टर्म को किसने डिफाइन किया था? सो जैक्स डैरेडा डिफाइन द टर्म डिकन्स्ट्रक्शन. डिकन्स्ट्रक्शन क्या है? एक टेक्निक है. जैसे कोई भी टेक्स्ट आप पढ़ रहे हो उसको आप कितना समझ पा रहे हो, ठीक है, उसका जो मीनिंग है आपको कितना समझ में आ रहा है, उसको समझने की एक टेक्निक है जिसे जैक्स डैरेडा ने डिफाइन किया था. नेक्स्ट 84 ऑफ ग्रामेटोलॉजी इज ए 1967 बुक बाय फ्रेंच फिलोसोफर जैक्स डैरेडा. ठीक है, ऑफ ग्रामेटोलॉजी बुक है जिसे जैक्स डैरेडा ने लिखा था. नेक्स्ट है 85. द डेथ ऑफ द ऑथर इज 1967. ये भी वर्क 1967 में लिखा गया है. ऐसे है ये बाय द फ्रेंच लिटरेरी क्रिटिक एंड थ्योरिस्ट रोलैंड बार्थ. ठीक है, रोलैंड बार्थ का ये वर्क है, डेथ ऑफ द ऑथर. इनका मानना ये है जो भी लिटरेचर के वर्क वगैरह होते हैं उसमें क्या है कि जो टेक्स्ट होते हैं वो अपना एक आइडेंटिटी रखते हैं. मतलब टेक्स्ट अपने आप में एक सफिशिएंट एंटिटी है, ऑथर से इसका कोई लेना देना नहीं है. ऑथर इज़ डैड, और वो ऑथर को डैड मानते हैं. मतलब वो ये नहीं मानते कि हमें कोई वर्क को अंडरस्टैंड करने के लिए या पढ़ने के लिए हमें उस ऑथर के बैकग्राउंड को जानने की या समझने की ज़रूरत है, ऐसा कुछ भी नहीं मानते वो. ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 86. हु ओपाइन classicism is health and romanticism is disease to convey that classicism is the means of controlling art.
ठीक है, तो ये विचारधारा है, यानी कि डेफिनेशन है। ये डेफिनेशन किसने दी थी? तो ये गूथे हैं, इन्होंने कहा था क्लासिसिज्मिक हेल्थ है मतलब, और रोमांटिसिज्म को डिसीज़ बताया है इन्होंने, यानी क्लासिसिज्म को ये सपोर्ट करते थे। यहाँ पर इनके कुछ वर्क दे रखे हैं जो इन्होंने लिखे, काफ़ी मतलब फेमस वर्क हैं, वो इनके यहाँ पर दिए हुए नहीं। नेक्स्ट है 87, अ प्रोज कंपोजिशन विद ए फोकस सब्जेक्ट डिस्कशन और अ लॉन्ग सिस्टमेटिक डिस्कोर्स इज कॉल्ड ऐसे। ऐसे क्या है? एक प्रोज कंपोजिशन है विद ए फोकस सब्जेक्ट, ठीक है, जिसके फादर हैं माइकल द मॉन्टेन, बिगन टू कंपोज इज ऐसे इन 1572। द फर्स्ट एडिशन एंटाइटल्ड ऐसे वाज पब्लिश्ड इन 2 वॉल्यूम इन 1580। ठीक है, इनका जो फर्स्ट ऐसे है वो 2 वॉल्यूम में 1580 में आया था। ठीक है, मॉन्टेन ये जो है माइकल द मॉन्टेन को फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे फादर ऑफ ऐसे माना जाता है। फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे बैकन को माना जाता है। ठीक है, ये फादर ऑफ ऐसे हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88, द वर्ड एसाई ड्राइव फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड एसाई विच मीन्स। ठीक है, जो ऐसे है ये फ्रेंच टर्म है एसाई, जिसका मतलब होता है टू ट्राई और टू अटेम्प्ट। नेक्स्ट पॉइंट है 89, the first English comedy Ralph Roister Doister was probably first performed about। ठीक है, इंग्लिश की फर्स्ट कॉमेडी कौन सी है? राल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर, जो कि फर्स्ट परफॉर्म हुई थी 1553 में। ठीक है, राल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर इज ए 1553 प्ले बाय निकोलस, इसके राइटर हैं निकोलस ओडेल, विच इज़ रिगार्डेड एज द फर्स्ट कॉमेडी टू बी रिटन इन इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, इसके राइटर हैं निकोलस ओडेल, इन्होंने ये कॉमेडी लिखी थी राल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर 1553, जिसे इंग्लिश की फर्स्ट कॉमेडी माना जाता है। नेक्स्ट है 90, who popularized the comedy of humor by writing the popular satirical plays। ठीक है, हमें पता है ये कि किसने कॉमेडी ऑफ ह्यूमर को पॉपुलर किया था। इसे पॉपुलर करने वाले बेन जॉनसन थे। ठीक है, इनके जो फेमस प्ले हैं वो हैं एवरी मैन इन हिज ह्यूमर 1598, वल्पन और द फॉक्स 1606, द अल्केमिस्ट 1610 एंड बार्टलोम्यू फेयर 1614। ये इनके कुछ वर्क्स हैं। ठीक है, इन्होंने ये जो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर है इसे इन्होंने पॉपुलर किया था बेन जॉनसन ने। सो द राइट आंसर इज बेन जॉनसन। एज से एसोसिएटेड है बेन जॉनसन वॉज एन एलिजाबेथन एंड जैकोबियन प्ले राइट। ठीक है, एलिजाबेथन और जैकोबियन प्ले राइट हैं, इज जनरली रिगार्डेड एज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्लिश ड्रामेटिस्ट आफ्टर विलियम शेक्सपियर ड्यूरिंग द रेन ऑफ जेम्स फर्स्ट। ठीक है, विलियम शेक्सपियर के बाद इन्हें सेकेंड इम्पोर्टेंट इंग्लिश ड्रामेटिस्ट के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है 91, अ ड्रामा इन विच द ट्रेजिक प्रोटोगोनिस्ट आर ऑर्डिनरी मिडिल क्लास। ठीक है, किसी भी ड्रामा के अंदर जो प्रोटोगोनिस्ट है वो मिडिल क्लास से है और लोअर क्लास से है इंडिविजुअल्स, इन कंट्रास्ट टू क्लासिकल एंड न्यू क्लासिकल ट्रेजेडी, है ना, क्लासिकल और न्यू क्लासिकल की तुलना में, इन विच द प्रोटोगोनिस्ट आर ऑफ किंगली और एरिस्टोक्रेटिक रैंक एंड देयर डाउनफॉल इज एन अफेयर ऑफ स्टेट एज वेल एज पर्सनल मैटर। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोटोगोनिस्ट की बात हो रही है। ठीक है, जो ड्रामा है, ड्रामा के अंदर जो प्रोटोगोनिस्ट मिडिल क्लास और लोअर क्लास से संबंध रखते हैं, उस टाइप के ड्रामा को क्या कहा जाता है? उसे डोमेस्टिक ट्रेजेडी बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पर इसकी एक्सप्लेनेशन दे रखी है। इन इंग्लिश ड्रामा अ डोमेस्टिक ट्रेजेडी इज ए ट्रेजेडी इन विच द ट्रेजिक प्रोटोगोनिस्ट द आर ऑर्डिनरी मिडिल क्लास और वर्किंग क्लास इंडिविजुअल्स। ठीक है, जो प्रोटोगोनिस्ट होते हैं इन ट्रेजेडीज़ के अंदर वो लोअर क्लास और वर्किंग क्लास से होते हैं। इन ब्रिटेन डोमेस्टिक ट्रेजेडी वर written in the English Renaissance, Arden of Feversum 1592। ठीक है, फर्स्ट डोमेस्टिक ट्रेजेडी है ये रेनेसा की। अदर फेमस एग्जाम्पल आर अ वुमेन किल्ड विद काइंडनेस 1607, या और यॉर्कशायर ट्रेजेडी 1608 एंड द विच ऑफ एडमंटन 1621। ऑथेलो कैन बी क्लासिफाइड एज ए डोमेस्टिक ट्रेजेडी। ठीक है,
ओथेलो को भी एज ए डोमेस्टिक ट्रेजेडी की कैटेगरी में रखा जाता है। डोमेस्टिक ट्रेजेडी डिसअपियर ड्यूरिंग द एरा ऑफ रेस्टोरेशन ड्रामा। फिर क्या हुआ कि जो मतलब रेनेसा पीरियड में ये ट्रेजेडी थी, उसके बाद रेस्टोरेशन पीरियड आया और उसमें क्लासिकल ट्रेजेडी का ट्रेंड आ गया, तो भी ये डिसअपियर हो गई थी। ठीक है, फिर क्या हुआ, न्यू क्लासिसिज्म डोमिनेटेड द स्टेज। मतलब उस समय न्यू क्लासिसिज्म जो था वो स्टेज पर डोमिनेटेड फॉर्म थी लिटरेचर की, बट इट इमर्ज अगेन विद द वर्क ऑफ जॉर्ज लिलियो एंड सर रिचर्ड स्टील इन द 18th सेंचुरी। लेकिन बाद में 18th सेंचुरी में ये फिर से क्या हो गया, इमर्ज कर गए ये वाले प्लेस, डोमेस्टिक ट्रेजेडी। नेक्स्ट है यहाँ पर अ जानर ऑफ स्पेकुलेटिव फिक्शन सेट इन फिक्शनल यूनिवर्स ऑफन इंस्पायर्ड बाय रियल वर्ल्ड मिथ एंड फोकलोर। ठीक है, एक टाइप ऑफ फिक्शन है ये जो कि एक तरह से मतलब रियल वर्ल्ड से इसका कोई लेना देना नहीं होता, ये एक तरह से इमेजिनेशन पे बेस्ड होता है। ठीक है, इसमें कोरी कल्पनाओं पर आधारित जो फिक्शन होता है उसे बेसिकली फैंटेसी बोलते हैं। सो आपका जो आंसर है वो हो जाएगा फैंटेसी। नेक्स्ट है यहाँ पर 93 द 4P बाई जॉन हेवुड इज ए। 4P बाई जॉन हेवुड क्या है, एक इंटरल्यूड है। ठीक है, बेसिकली जो जॉन हेवुड हैं वो पॉपुलर इंटरल्यूड राइटर थे। इनका फेमस वर्क है 4P, जो कि इन्होंने अराउंड 1530 लिखा था। ठीक है, जिसमें 4 जो करेक्टर हैं, ये जो है 4 करेक्टर की कहानी है जिनके नाम पी से हैं। ठीक है, ए पामर, ए पार्टनर एंड अपोथोक्रेसी, ए पैडलर। ठीक है, 1530 में इन्होंने इसे लिखा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94 द प्लेज यूजुअली रिप्रेजेंटिंग बिब्लिकल सब्जेक्ट डेवलप फ्रॉम प्लेज प्रेजेंटेड इन लैटिन बाई चर्चमैन ऑन चर्च premises and depicted such subject as the creation Adam and Eve, the murder of Abel and the last judgment। ठीक है, यानी कि ऐसे प्लेस जिनके सब्जेक्ट क्या है, बिब्लिकल सब्जेक्ट क्या होते हैं, यानी कि जो सब मतलब ऐसी थीम जो एज इट इज़ बाइबल से उठा ली जाती हैं, उन्हें ही बिब्लिकल सब्जेक्ट बोलते हैं, क्योंकि बिल्कुल उनमें कोई चेंज नहीं है, वो जैसे बाइबल में दिए हुए हैं वैसे के वैसे ही वो उनको उठा लिया जाता है। जैसे कि एडम और ईव, इनका जो टॉपिक है, मर्डर ऑफ एबल की थीम, द लास्ट जजमेंट, ये सब क्या है, बाइबल के सब्जेक्ट हैं। इनको एज इट इज़ की थीम पे जो प्ले बनते हैं जिनका सब्जेक्ट बिब्लिकल होता है उन्हें मिस्ट्री प्लेस कहते हैं। ठीक है, मिस्ट्री प्लेस। नेक्स्ट है 95 मिस्ट्री प्ले डील विद द सब्जेक्ट टेकन फ्रॉम। ठीक है, वही वाली बात है कि जो मिस्ट्री प्लेज होते हैं उनका सब्जेक्ट क्या होता है, तो उनके जो सब्जेक्ट है वो बाइबल से लिया जाता है, तो बाइबल आपका आंसर हो जाएगा, बाइबल। नेक्स्ट है 96 मिरेकल प्ले डील विद। तो मिरेकल प्लेज वो ये एक टाइप ऑफ मिडिएवल ड्रामा है। मिडिएवल जो एज था उसमें ये प्ले पॉपुलर थे, जैसे मिरेकल हो गए, मिस्ट्री प्लेज हो गए। तो जो मिस्ट्री प्लेज थे इनकी थीम मतलब बाइबल से ली जाती थी, बिब्लिकल होती थी। और जो मिरेकल प्लेज हैं इनकी जो थीम होती थी वो होती थी लाइव ऑफ सेंट एंड मर्टायर्स, यानी कि जो संत लोग होते हैं उनके मर्टायरडम की कहानियाँ इसके अंदर बेसिकली दिखाई जाती हैं। तो वो रियल भी हो सकती हैं और फिक्सियस भी हो सकती हैं, क्योंकि किसी को तो पता नहीं है कि मतलब एक्चुअली में क्या है। तो कुछ कहानियाँ उसमें सही भी होती हैं, कुछ फिक्सियस भी होती हैं। जैसे मिरेकल प्लेज इज़ ऑल्सो कॉल्ड सैंड प्ले। तो इन मिरेकल प्लेज में क्योंकि सैंड की स्टोरीज दिखाई जाती हैं तो इसीलिए इनको सैंड प्ले भी बोला जाता है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि सैंड प्ले किन्हें कहते हैं, तो तब भी मिरेकल प्लेज ही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनके मर्टायरडम की इनमें स्टोरी होती है, ब्रेवरी, इनके करेज की कहानियाँ इसमें मिलती हैं। जो मिरेकल ये लोग करते हैं वो कहानियाँ इसमें होती हैं। अ मिरेकल प्ले रिप्रेजेंट अ रियल और फिक्सियस अकाउंट ऑफ द लाइफ ऑफ मिरेकल्स और मर्टायरडम of a saint. The genre evolved from liturgical offices developed during the 10th and 11th century to enhance कैलेंडर फेस्टिवल। ठीक है, तो ये जो जानर है यानी कि ये जो टाइप ऑफ ड्रामा है इसकी शुरुआत मतलब चर्च से हुई है, चर्च की पूजा से, या चर्च में जो प्रोग्राम्स वगैरह होते थे वहाँ पर इनकी परफॉर्मेंस होती थी, उसी से इनका जो है उदय हुआ। नेक्स्ट है 97 दीज ड्रामाज वर पॉपुलर ड्यूरिंग द मिडिल एजेस। है ना, ये वो ड्रामा हैं जो मिडिल एजेस में काफ़ी पॉपुलर थे। एक्टेड विद इन
विद इन और नियर द चर्च, जिन्हें चर्च के अंदर या चर्च के आस मतलब पास में ही दिखाया जाता था, रिप्रेजेंट किया जाता था। एंड रिलेटिंग स्टोरीज, और इसके अंदर जो स्टोरीज होती थी फ्रॉम द बाइबल एंड ऑफ द सेंट। ठीक है, तो ये कॉम्बो है, इसमें सेंट की भी स्टोरी होती थी इन प्लेसेस में, और बाइबल की भी थीम होती थी। द डायलॉग वॉज फ्रीक्वेंटली चैंटेड टू सिंपल मोनोफोनिक मेलोडीज। म्यूजिक वॉज ऑल्सो यूज इन द फॉर्म ऑफ इंसिडेंटल डांस एंड प्रोसेजनल ट्यून्स। दीज प्लेज वर कॉल्ड लिटर्जी प्ले। तो ये लिटर्जी प्ले हैं, यानी लिटर्जी प्ले जो हैं वो दोनों ये प्ले है ना, मिस्ट्री प्ले और मिरेकल प्लेस, इनको इक्वली लिटर्जी प्लेस के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि इनकी शुरुआत मतलब चर्च से हुई है। नेक्स्ट है 98, मीटर ऑल्सो स्पेल मीटर इन पोइट्री रेफर्स टू। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि जो मीटर है, मीटर पोइट्री रेफर्स टू, इसका क्या मतलब है? तो रिदमिक पैटर्न ऑफ ए पोइटिक लाइन। ठीक है, पोइट्री के अंदर जो लाइंस होती हैं, है ना, पोइट्री के अंदर जो लाइंस होती हैं उनमें मीटर होता है, वो मीट्रिक होती हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या होता है, एक प्रॉपर अरेंजमेंट होता है, एक प्रॉपर रिदम होता है। ठीक है, वो नॉर्मल नहीं लिखी जाती है प्रोज की तरह। जैसे प्रोज में क्या होता है कि प्रोज में कोई रिदमिक पैटर्न नहीं होता है, कोई मीटर नहीं होता लाइंस में, सिंपल होती हैं वो। लेकिन जो पोइट्री होती है उसके अंदर आपको एक अरेंजमेंट मिलता है, वोवल्स का, सिलेबल्स का एक अरेंजमेंट देखने को मिलता है, उसी को मीटर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 99, अ लाइन ऑफ 12 syllable with a medial caesura oppose occurring after the 6th syllable is called। ठीक है, एक लाइन जिसमें 12 सिलेबल होते हैं, 12 सिलेबल होते हैं और बीच में क्या होता है, मीडियल कैजुरा, बीच में पोज होगा। तो यानी 12 सिलेबल होते हैं, तो 6 सिलेबल के बाद में, ठीक है ना, 6 सिलेबल, 6 सिलेबल के बाद में एक पोज आएगा, उसे अलेक्जेंड्राइन लाइन बोलते हैं। अलेक्जेंड्राइन लाइन के अंदर क्या होता है, 12 सिलेबल की लाइन होती है जिसके बीच में एक पोज होता है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100, अ लाइन कंसिस्टिंग ऑफ 10 सिलेबल इज नोन एज। ठीक है, 10 सिलेबल की जो लाइन है, एक लाइन जिसमें 10 सिलेबल हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे डेकासिलेबिक कहते हैं। यानी कि 10 सिलेबल की लाइन डेकासिलेबिक लाइन बोली जाती है। नेक्स्ट है 101, अ लाइन कंसिस्टिंग ऑफ 1 मैट्रिकल फुट। यानी कि एक लाइन, पोइट्री की जैसे लाइन होती हैं, तो वही है ना कि मीटर होता है उनमें, मीट्रिक होती हैं वो। तो कोई मतलब 1 फुट में होगी, कोई 2 फुट में होगी, ऐसे अलग अलग पैटर्न होता है। तो ये जो पैटर्न सेट होता है इसी को मीटर बोलते हैं ना, कि कोई, क्योंकि प्रोज में तो नॉर्मल लाइंस होती हैं लेकिन पोइट्री की लाइंस नॉर्मल नहीं होती हैं। वो क्या स्पेसिफिक पैटर्न है उस पोइट्री की लाइन का, है ना, क्या अरेंजमेंट है उसमें वोवल साउंड का, इसी को तो हम पढ़ते हैं इस प्रोसिटी के अंदर, जिसमें ये मीटर और इसकी स्टडी होती है। तो ये लाइन कंसिस्टिंग ऑफ 1 मैट्रिकल फुट, जिसमें 1 मैट्रिकल फुट होगा उसको मोनोमीटर बोलेंगे। ठीक है, यानी 1 फुट में 2 सिलेबल होंगे। ऐसे ही अगर 2 फुट होंगे किसी लाइन में तो उसको डाई मीटर बोला जाएगा, 3 होंगे तो उसको ट्राई मीटर बोला जाएगा, 4 होंगे तो इसी तरीके से चलता रहता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 102, इटालियन स्टैंजा फ्रॉम कंपोज ऑफ 8 11 सिलेबल लाइन्स राइमिंग ए बी सी सी। ठीक है, इटालियन स्टैंजा जो कि 8 या फिर 11 सिलेबल में होती है, इटालियन स्टैंजा जो कि 8 या 11 सिलेबल में होती है, जिसकी राइमिंग स्कीम होती है ये। ठीक है, ए बी लास्ट में सी सी, इसको क्या बोलते हैं, इसको ओटेवा राइमा बोलते हैं, इटालियन फॉर्म ऑफ पोइट्री है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 103, इन आर्ट एंड लिटरेचर द एक्ट ऑफ डिस्क्राइबिंग एनिमल एंड थिंग एज हैविंग ह्यूमन फीलिंग। ठीक है, लिटरेचर में क्या होता है कि एनिमल्स एंड थिंग्स को ऐसे डिस्क्राइब किया जाता है जैसे ह्यूमन फीलिंग्स, जिनके अंदर ह्यूमन फीलिंग्स को जोड़ के दिखाया जाता है, जैसे एंग्री लॉयन, है ना, या फिर एंग्री स्ट्रोम। तो तूफान जो होता है, क्या वो नाराज़ हो सकता है? नाराज़ तो ह्यूमन बींग्स की क्वालिटी है ना। तो ह्यूमन बींग की क्वालिटी को ऐसे एनिमल्स के साथ और ऐसी नेचुरल ऑब्जेक्ट के साथ जोड़ के दिखाया जाता है। उस डिवाइस को हम पैथेटिक फैल्सी बोलते हैं। ठीक है, पैथेटिक फैल्सी।
द फ्रेज पैथेटिक फैल्सी इज अ लिटरेरी टर्म, एक टर्म के अंतर्गत आता है फॉर द एट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन इमोशन एंड कंडक्ट टू थिंग्स फाउंड इन नेचर दैट आर नॉट ह्यूमन। ठीक है, यानी ह्यूमन इमोशंस जो होते हैं, ह्यूमन के इमोशन, इमोटिव जो वर्ड्स होते हैं, उनको नेचर के साथ जोड़ा जाता है, जबकि नॉट मतलब जो नॉट ह्यूमन ऑब्जेक्ट होते हैं उनके साथ इनको जोड़ा जाता है। ठीक है, जैसे मैंने बता दिया कि एंग्री वर्ड, एंग्री लॉइन, एंग्री स्टोम, तो स्टोम क्या है, नेचुरल ऑब्जेक्ट है, इस तरीके से। नेक्स्ट है 104, हु इन्वेंटेड द टर्म पैथेटिक फैल्सी, इस टर्म को इन्वेंट करने वाले कौन थे? ओके, जॉन रस्किन द पर्सन हु इन्वेंट द टर्म पैथेटिक फैल्सी। कब किया था इन्होंने? तो इन्होंने अपनी इस वर्क द ब्रिटिश कल्चर क्रिटिक जॉन रस्किन कॉइन द टर्म इन वॉल्यूम 3 ऑफ हिज वर्क, अपने वर्क मॉडर्न पेंटर्स 1856। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये जो क्वेश्चन है, ये आता है एग्जाम के अंदर। इन्होंने मॉडर्न पेंटर 1856 के अंदर इस टर्म को कॉइन किया था। नेक्स्ट है 105, अ लाइन ऑफ 10 सिलेबल और 5 फीट। ठीक है, एक लाइन जिसमें 10 सिलेबल हैं, 5 फीट हैं। ईच फुट इज कंपोज ऑफ एन अनस्ट्रेस्ड सिलेबल फॉलोड बाई ए स्ट्रेस्ड सिलेबल। ठीक है, एक लाइन है, जैसे एक लाइन है जिसके अंदर क्या है, 10 सिलेबल, 10 सिलेबल होंगे और वो 10 सिलेबल 5 फीट में होंगे, और जो फर्स्ट सिलेबस होगा वो अनस्ट्रेस होगा और सेकंड वाला स्ट्रेस होगा। ये हो गया फुट, है ना, ये फुट हो गया। इसमें 2 सिलेबल हैं, अनस्ट्रेस और स्ट्रेस। ऐसे 5 जोड़े होंगे। ठीक है, डेकासिलेबिक लाइन में ऐसे 5 जोड़े होते हैं, इसी तरीके के 5 होंगे ऐसे, अनस्ट्रेस, स्ट्रेस। इसको क्या बोलते हैं? इसको आयम्बिक पेंटामीटर बोलते हैं। ठीक है, 5 फीट होते हैं, पेंटा माने होता है 5, ईच फुट इज कंपोज एंड मतलब, ठीक है, 5 फीट होंगे और 10 सिलेबल्स होंगे, आयम्बिक पेंटामीटर। तो यहीं पर एंड करते हैं इस वीडियो को। रिमेनिंग क्वेश्चंस वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।